नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष त्यागी और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बंगाल के उस चुनावी रण की, जहां एक बड़ा टर्न आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ममता बनर्जी की पार्टी को जोरों का झटका दिया है। कोर्ट ने चुनावी नतीजों को लेकर टीएमसी की उम्मीद तोड़ दी। इसी बीच रिपोलिंग को लेकर भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। दूसरी खबर पंजाब से है, जहां मान सरकार ने लोकतंत्र को बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी। तीसरी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर, अदालत ने सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर पब्लिक प्लेसेस के इस्तेमाल पर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। वहीं एक खबर पुणे से आई जो संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। एक 65 साल के आदमी ने 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। विदेश की खबरों में बताएंगे कि कैसे भारत ने बिना शर्त के अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा, जबकि चीन चाल चलता रहता है। आखिर में एक खबर आपसे जुड़ी हुई है, जो आज आपके फोन में एक अलर्ट आया होगा, उसके पीछे क्या कुछ वजह रही, आज इन खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिन भर के अपडेट्स। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी की सियासत पर भारत सरकार का जवाब, कहा अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी होगी मजबूत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बिगड़ी तबीयत, पीएम मोदी ने पोस्ट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद सीएम मोहन यादव का सख्त निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से है, जहां टीएमसी की खेला करने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। मतगणना से ठीक पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं और चुनाव आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया गया है। अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग केवल एक ही सोर्स यानी केंद्र सरकार से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है, इसलिए इस परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान टीएमसी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और यह परिपत्र नियमों के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि 4 मई को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर वोटों की गिनती होगी और दोपहर तक ये भी साफ हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक डायमंड हार्बर में 54.9% और मगरहाट पश्चिम में 54.9% मतदान हुआ। पिछली बार ईवीएम में खराबी और चुनावी धांधली की शिकायतों के बाद यहां रिपोलिंग कराई जा रही है। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जल्द बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब पंजाब पुलिस किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। वहीं गिरफ्तारी की संभावनाओं के बीच राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को दिल्ली स्थित अपने घर से गाड़ी में बैठकर बाहर निकलते हुए देखा गया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि पंजाब की मान सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, पंजाब डरने वाला नहीं है। संदीप पाठक उन 7 राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं जिन्होंने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी को 24 अप्रैल को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और बुनियादी आदर्शों से भटक गई है। उन 7 सांसदों में से 6 पंजाब से हैं। इसी बीच खुली जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्थल सभी के लिए हैं, धार्मिक आजादी के नाम पर इस पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जब सार्वजनिक भूमि की बात आती है तो स्थिति साफ है। सार्वजनिक भूमि सबके लिए है और कानून से कंट्रोल होती है। कोई भी व्यक्ति नियमित धार्मिक आयोजनों के लिए इसका इस्तेमाल करने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अदालत की इस टिप्पणी से यह साफ है कि सार्वजनिक स्थल पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को दखल का पूरा अधिकार है।
अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किसी एक पक्ष का एकाधिकार नहीं हो सकता और उस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। उधर पुणे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 4 साल की मासूम के साथ रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची अपनी नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने आई थी। वो घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान 65 साल का भीमराव कांबले उसे बहला फुसलाकर अपने घर के सामने स्थित पशुओं के तबेले में ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को तबेले में पड़े गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। विदेशों में खबरों की बात करें तो भारत को लेकर एक अच्छी खबर आई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इस मुश्किल घड़ी ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि एशिया की 2 बड़ी शक्तियां भारत और चीन का अपने पड़ोसियों के लिए बर्ताव कैसा है। जहां चीन ने इस संकट को अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वहीं भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए संकट में फंसे देशों की मदद की। एक रिपोर्ट में बताया गया कि जब चीन एनर्जी देने की बात करता है तो उसके साथ एक राजनीतिक शर्त भी जुड़ी होती है। वहीं जब भारत नेपाल या श्रीलंका जैसे देशों को ईंधन देता है तो वो पहले से बने सरकारी समझौतों के तहत बिना किसी राजनीतिक शर्त या दबाव के मदद करता है। संकट में भारत ने पीछे हटने की बजाय श्रीलंका को करीब 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजा, जिससे उसकी जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। नेपाल और भूटान जो पूरी तरह भारत पर निर्भर हैं, उन्हें ईंधन की सप्लाई बिना रुके मिलती रही। इसी तरह बांग्लादेश को भी अतिरिक्त डीजल भेजा गया और आगे भी पाइपलाइन के जरिए सप्लाई जारी रखने का भरोसा दिया गया है। ये सिर्फ दिखावे के लिए उठाए गए कदम नहीं थे, बल्कि ये भारत की पड़ोस पहले नीति का हिस्सा है, जो अब असली संकट के समय में भी सही साबित हो रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है और इसी बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अपना सबसे नया प्रस्ताव पेश किया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया है कि ये प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए भेजा गया है। नए प्रस्ताव में ईरान के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें मांग रहा है जिन्हें वे स्वीकार नहीं कर सकते। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. आखिरी खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज अचानक 11:41 पर आपके मोबाइल पर सरकार की तरफ से एक अलर्ट आया होगा। उसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज भारत सरकार ने अपनी अलर्ट सर्विस की टेस्टिंग के लिए किया था ताकि आपदा के वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सके। मैसेज में लिखा था कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए तुरंत आपदा अलर्ट सर्विस के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेल्फ ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया है। सतर्क नागरिक सुरक्षित देश। ये मैसेज मिलने के बाद जनता को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक टेस्ट मैसेज है। भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में 2 मई 2026 को मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। इस सिस्टम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर डेवलप किया है ताकि नागरिकों तक जरूरी जानकारी समय पर पहुंच सके। आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डिटेल न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।